हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने समुद्र के अंदर रंग बिरंगी दुनिया की तस्वीरें देखी होंगी, जहां छोटे छोटे जीव मिलकर एक पूरी जीवित दीवार बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रवाल भित्तियाँ बनती कैसे हैं? ये केवल समुद्रों में ही क्यों पाई जाती हैं और इन्हें समुद्र के वर्षावन भी क्यों कहा जाता है? इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसके बनने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। इसके साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, प्रवाल भित्ति। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रवाल कहते किसे हैं। देखिए, प्रवाल को इंग्लिश में कोरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोला जाता है और भित्ति को बोला जाता है रिप्स, इसलिए इसको कोरल रिप्स भी कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कोरल रिप्स, क्योंकि प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोलते हैं और भित्ति को क्या बोलते हैं? रिप्स। तो कई बार एग्जाम में कोरल रिप्स लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में प्रवाल भित्ति नहीं लिखा आता। तो कोरल रिप्स का मतलब क्या होता है? प्रवाल भित्ति। तो जो प्रवाल है ये मूंगा नामक के छोटे समुद्री जीव होते हैं जिन्हें पोलिप कहते हैं। तो जो ये प्रवाल है, ये जो आपको ये कलरफुल ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? प्रवाल होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रवाल होते हैं। ये मूंगे नामक छोटे क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये मूंगे नामक छोटे समुद्री जीव होते हैं जिन्हें पोलिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में पोलिप बोला जाता है। तो जो प्रवाल होते हैं ये मूंगे नामक छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको पोलिप कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं जिससे कठोर संरचना बनती है। और ये जो मूंगा होते हैं ये किसका स्राव करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जो ये मूंगा होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं जिससे कठोर संरचना बनती है। जब एक प्रवाल के मरने पर उसके ऊपर नया प्रवाल उगता है, तो जब कोई प्रवाल मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल उगाता है। ऐसे उसके ऊपर ऊपर क्या उगते रहते हैं? प्रवाल उगते रहते हैं। और जिसके साथ समय के साथ साथ क्या बनती रहती है? भित्ति बनती है। तो जब कोई मूंगा या कोई प्रवाल जब मरता है तो उसके ऊपर एक नया प्रवाल उगता है जिससे समय के साथ क्या बनती रहती है? भित्ति बनती रहती है। और ये जो मूंगा होता है ये क्या क्या स्राव करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक कठोर पदार्थ होता है। तो ये प्रवाल के मरने पर उसके ऊपर नया प्रवाल उगता है जिससे समय के साथ क्या बनती है? भित्ति बनती है। प्रवाल और जूनथिली शैवाल के बीच सहजीविता होती है। ये याद रखिए, प्रवाल और जो शैवाल होते हैं, जो जूजेंथिल शैवाल है, कौन सा शैवाल है? जूजेंथिल शैवाल है। ये एग्जाम याद रखिए, ये कई बार पूछा जाता है। जूजेंथिली जो क्या है? शैवाल है। तो जो प्रवाल है और जो जूजेंथिली शैवाल है उनके बीच में सहजीविता होती है, जिसमें जो शैवाल होते हैं वो भोजन और रंग देता है, जबकि प्रवाल उन्हें क्या देता है? आश्रय देता है। तो जो शैवाल होते हैं जूजेंथिली वो क्या देते हैं? भोजन और रंग देते हैं। और जबकि जो प्रवाल उनको क्या देते हैं? आश्रय देते हैं। तो प्रवाल मूंगा नामक के छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको पोलिप कहा जाता है। ये जो आपको हरे बिरंगे से कलर के दिख रहे हैं ये क्या है? मूंगा नामक छोटे छोटे समुद्री जीव हैं जिनको क्या कहा जाता है? पोलिप कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं जिससे क्या बनती है? कठोर संरचना बनती है। जब एक प्रवाल या कोरल्स जब मरती है तो उसके ऊपर नई कोरल्स उगती है जिससे समय के साथ साथ क्या बनती है? भित्ति बनती है। और ये जो प्रवाल होते हैं और जो जूजेंथिली शैवाल है ये सहजीवित होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें शैवाल भोजन और रंग देता है जबकि प्रवाल उन्हें क्या देता है? आश्रय देता है। बात करें प्रवाल वृद्धि की क्या होगी, तो प्रवाल वृद्धि की कुछ शर्तें हैं। मतलब अगर ये शर्तें फुलफिल होती है जब भी प्रवाल वृद्धि क्या करेगी? बढ़ती रहेगी और प्रवाल वृद्धि बनेगी। तो प्रवाल वृद्धि के लिए तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री। कई बार एग्जाम में इसको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। या इसको अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच में समुद्र का तापमान होना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक गर्म या ठंडा जल इनके लिए अनुकूल नहीं होता। तो प्रवाल के बनने के लिए क्या है कि जो तापमान होना चाहिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए,
क्योंकि अगर बहुत अधिक गर्म या ठंडा जल है तो वो इसके लिए क्या नहीं होता, अनुकूल नहीं होता। और प्रवाल होते हैं वो उथले समुद्र में पनपते हैं। कहाँ पर बनते हैं, ये उथले समुद्र में पनपते हैं, मतलब ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, वहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके। तो ये उथले सागर में क्यों पनपते हैं, क्योंकि उथले सागर में क्या होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और इसकी गहराई लगभग 60 से 70 मीटर तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा रहेगी तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, जिससे प्रवाल नहीं बनती है, कोरल रीफ्स नहीं बनती है। अगर बात की जाए लवणता की, तो लवणता 27% से 30% होनी चाहिए। तो जो लवणता है वो 27% से 30% के बीच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मीठा पानी इसके विकास को रोक देता है। तो अगर लवणता की बात की जाए तो 27% से 30% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अधिक मीठा पानी लोगे तो वो इसके विकास को क्या कर देता है, रोक देता है। अगर बात की जाए जल की, तो स्वच्छ जल आवश्यक है, क्योंकि गाद या मिट्टी युक्त पानी में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता। और इसके लिए क्या चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। गाद और मिट्टी युक्त जल नहीं होना चाहिए, उसमें इसका विकास नहीं हो पाता। और बात की जाए ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती हैं। तो जो कोरल रीफ्स हैं ये मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती हैं। तो ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सॉरी, ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। प्रवाल वृद्धि की शर्तें क्या है, तो कोरल रीफ्स की शर्तों की अगर बात की जाए तो कब वो वृद्धि करती है, तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। गहराई, ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, उथला सागर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा गहराई रहेगी तो वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाएगा। अगर बात की जाए लवणता की, लवणता 27% से 30% के बीच में रहना चाहिए। और अगर बात की जाए जल की, तो जल स्वच्छ होना चाहिए, गाद या मिट्टी युक्त पानी नहीं होना चाहिए। और जो कोरल रीफ है वो कहाँ पाई जाती है पृथ्वी में, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में कोरल रीफ्स पाई जाती है। बात करें प्रवाल भित्तियों के प्रकार की, तो प्रवाल भित्ति कई प्रकार की होती है, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल प्रवाल भित्ति। जो प्रवाल भित्ति होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति, और एक कौन सी होती है, एटोल प्रवाल भित्ति। जो तटीय प्रवाल भित्ति है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग रिफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग। कई एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में कई बार फ्रीजिंग पूछा जाता है। फ्रीजिंग रिप इसी को बोलते हैं, प्रवाल भित्ति को। तो जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है उसको फ्रीजिंग रिप भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक अवरोधक प्रवाल भित्ति हो रही है, तो एटोल प्रवाल भित्ति। तो जो प्रवाल भित्ति होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तटीय प्रवाल भित्ति जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग रिप भी बोलते हैं, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल प्रवाल भित्ति। अगर बात की जाए तटीय प्रवाल भित्ति की, तो तटीय प्रवाल भित्ति महाद्वीप या द्वीप के तट से सटी होती है, जैसे मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है वो द्वीप या महाद्वीप के तट से क्या होती है, बिल्कुल सटी हुई रहती है, जैसे मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो ये जो देखिए, ये जो आपका द्वीप है इससे बिल्कुल ये तटी हुई है ना, बिल्कुल इसके साथ में चिपकी हुई है। तो इसलिए ये कौन सी प्रवाल भित्ति हो गई, तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रीजिंग रिप भी इसको बोलते हैं। बात की जाए अवरोधक प्रवाल भित्ति की, तो जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये तट से दूर और समांतर होती है, तथा इसके और तट के बीच लेगून बनता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है ये तट से दूर और उसके क्या रहती है, समांतर रहती है। देखिए तट से क्या है, यहाँ पे तट है, और ये तट से क्या है, बहुत दूर है ये वाली प्रवाल भित्ति। तो ये कौन सी प्रवाल भित्ति कहलाती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है। ये तट से दूर होती है और समांतर होती है, तथा इसके और तट के बीच में क्या बनता है, लेगून बनता है। अब ये लेगून क्या होता है, देखिए लेगून क्या होता है, तो जब समुद्र का मुख्य जल रेत के अवरोधक या प्रवाल भित्ति के कारण अलग होकर झील का रूप ले लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। तो ये क्या है, समुद्र है ये पूरा का पूरा। अब इस समुद्र से कुछ पानी इधर होकर के इधर निकल के आ गया दूसरी जगह, तो ये दूसरी जगह जो पानी निकल के आया इधर क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है, और उसी झील को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। तो जब समुद्र का मुख्य जल रेत के अवरोधक या प्रवाल भित्ति के कारण अलग होकर झील के रूप ले लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लेगून। तो ये क्या होता है, समुद्र का ही पानी होता है, लेकिन समुद्र से अलग होकर के दूसरी साइड में आ जाता है निकल के, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
लैगून कहते हैं। ये पूरी तरह से समुद्र से अलग नहीं होता बल्कि एक सकरे रास्ते से समुद्र से जुड़ा रहता है। और जो लैगून होती है ये पूरी तरह से समुद्र से अलग नहीं होती बल्कि ये जो सकड़ा सा रास्ता है इसके द्वारा समुद्र से क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है। तो लैगून क्या होता है, तो जब समुद्र का मुख्य जल रेत के अवरोधक या प्रवाल भित्ति के कारण अलग होकर झील का रूप ले लेता है तो उसे लैगून कहते हैं। और ये पूरी तरह से समुद्र से अलग नहीं होती लैगून, बल्कि एक सकरे रास्ते से समुद्र से क्या हुई रहती है, ये जुड़ी हुई होती है। तो जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये तट से दूर और समांतर होती है और इसके और तट के बीच में क्या बनता है, लैगून बनता है। मतलब इधर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैगून। यहाँ जो ये समुद्र से निकल कर क्या आ जाता है, इधर की साइड पानी आ जाता है और ये समुद्र से जुड़ी रहती है ये झील, इसको क्या बोलते हैं, लैगून कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। और याद रखिए जो लैगून है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल इन दोनों में बनती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति में लैगून नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो लैगून है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल इन दोनों में बनती है, जबकि तटीय प्रवाल भित्ति में लैगून नहीं होता है। अब बात की जाए एटोल की, तो एटोल घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार की होती है जिसके बीच में लैगून होता है। जैसे भारत का जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है वो इसी टाइप का है। तो एटोल प्रवाल भित्ति क्या होती है, ये घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार की होती है। जैसे ये देखिए घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार की है, जो घोड़े के पैर में जो नाल डालते हैं वो उसके और अंगूठे की आकार की होती है, अंगूठी के आकार की होती है, जिसके बीच में क्या होती है, लैगून होती है। अब लैगून क्या है, समुद्र का जल है वो क्या है, यहाँ के रुका हुआ है, इसके अंदर आ गया है समुद्र का पानी एक छोटे रास्ते से, उसी को क्या बोलते हैं, लैगून कहते हैं। तो एटोल घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार की होती है जिसके बीच में लैगून होता है, जैसे भारत का लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल। तटीय प्रवाल भित्ति महाद्वीप या द्वीप के बिल्कुल तट के सटी हुई होती है, जैसे मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार, इसमें कोई लैगून नहीं बनती है। जबकि अवरोधक प्रवाल भित्ति ये तट से थोड़ा दूर होती है और समांतर होती है, इसके और तट के बीच में लैगून बनता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। जबकि एटोल प्रवाल भित्ति ये एटोल घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार की होती है जिसके बीच में लैगून होता है, जैसे भारत का लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद मैंने आपको लैगून बता दिया, लैगून कहते किसे। अब बात करें प्रवाल भित्ति के निर्माण के सिद्धांत की, तो कुछ वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने प्रवाल भित्ति के निर्माण के क्या दिए थे, सिद्धांत। ये याद रखिए, वैज्ञानिक के नाम कई बार पूछा जाता है। जैसे अवतलन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा 1837 में दिया गया, जिसमें बताया गया कि भूमि के धीरे धीरे धंसने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो प्रवाल भित्ति के लिए जो अवतलन सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन द्वारा 1837 में दिया गया, जिसमें बताया गया कि भूमि के धीरे धीरे धंसने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। उसके बाद आर.एल. डेली ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था इसकी, और ये कब दिया था, 1915 में दिया था। इसके अनुसार जिसमें हिमयुग और समुद्र स्तर के परिवर्तन को क्या माना था, कारण माना था। तो जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है जो आर.ए. डेली द्वारा 1915 में दिया गया, जिसमें हिमयुग और समुद्र स्तर के परिवर्तन को क्या माना, प्रवाल भित्ति के निर्माण का कारण माना। उसके बाद में एक स्थिर स्थल सिद्धांत मरे द्वारा दिया गया, जिसमें भूमि को स्थिर मानकर प्रवाल निर्माण को समझाया गया। तो आपको ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। अवतलन जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1837 में। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है जो आर.ए. डेली ने दिया था। किसने दिया था, आर.ए. डेली ने दिया था 1915 में। और जबकि स्थिर स्थल जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मरे ने दिया था। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अवतलन सिद्धांत प्रवाल भित्ति का किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था, आर.ए. डेली को द्वारा 1915 में दिया गया। बात की जाए प्रवाल भित्ति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। तो अगर बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की, तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट पर स्थित है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व तट है उसका ये वाला हिस्सा कौन सा है, क्वींसलैंड है। और यहीं पे क्या है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और बात की जाए इसकी लंबाई की, तो ये लगभग कितनी है, 1900 किलोमीटर है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति
है। बात की जाए पिरवाल विरंजन की, तो पिरवाल विरंजन क्या होता है? तो पिरवाल विरंजन वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान बढ़ने पर शैवाल पिरवाल को छोड़ देते हैं, जिससे पिरवाल सफेद होकर धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो पिरवाल विरंजन क्या होता है? तो पिरवाल विरंजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जब तापमान बढ़ता है तो शैवाल पिरवाल को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ही तो होते हैं जो पिरवाल को क्या देते हैं? रंग देते हैं। तो जो शैवाल होते हैं वो पिरवाल को छोड़ देते हैं, जिससे पिरवाल सफेद होकर धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो जो शैवाल होते हैं वही पिरवाल को रंग देते हैं। अगर वो पिरवाल को छोड़ देंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है? धीरे धीरे सफेद होकर के मरने लगते हैं। बात की जाए पिरवाल भित्तियों को, उनकी अत्यधिक जैव विविधता के कारण समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है। तो जो पिरवाल भित्ति होती हैं उनको समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण ही इनको समुद्र के क्या कहा जाता है? वर्षावन कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में क्वींसलैंड तट पर स्थित है और इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। पिरवाल विरंजक क्या होता है? पिरवाल विरंजक वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान बढ़ने पर शैवाल पिरवाल को छोड़ देते हैं, जिससे पिरवाल सफेद होकर धीरे धीरे मरने लगते हैं। पिरवाल भित्ति को उसकी अत्यधिक जैव विविधता का कारण समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है। तो अभी हमने पिरवाल भित्तियों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले पिरवाल भित्ति क्या है? तो पिरवाल भित्ति क्या है? समुद्री द्वीपों द्वारा निर्मित चूना संरचना। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है? तो जो पिरवाल भित्ति जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित क्या है? चूना संरचना है। तो जो पिरवाल भित्ति समुद्री कोरल जीवों द्वारा निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है? संरचना है। पिरवाल भित्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो जो पिरवाल भित्ति है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय उथले समुद्र में पाई जाती हैं। और अगर बात की जाए इनकी स्थिति की, तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पिरवाल भित्तियां 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में पाई जाती है। और ये क्या होती हैं? ये गर्म, स्वच्छ और उथले समुद्र में पाई जाती है। इनके लिए जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लवणता 27 से कितनी होनी चाहिए? 30% होनी चाहिए। और जल कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। कोरल किस प्रकार के जीव होते हैं? तो कोरल किस प्रकार के जीव है? पौधे वाले हैं या खनिज वाले हैं या बैक्टीरिया हैं? तो कौन से हैं? पशु वाले हैं। कौन से हैं? कोरल वास्तव में स्ट्रिडेरिया समूह के जीव होते हैं, पशु की श्रेणी में आते हैं। पिरवाल भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो जो पिरवाल भित्ति कोरल रीफ्स होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। फिजिंग रिप कहाँ बनती है? तो फिजिंग रिप किसको बोला जाता है? तो जो फिजिंग रिप होती है वो कौन सी होती है? वो समुद्र के सबसे निकट होती है, मतलब जो तट के क्या होती है? सबसे निकट बनती है, उसी को क्या बोला जाता है? फिजिंग रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग रिप बोलते हैं। तो ये क्या होती है? तट के पास होती है। नेक्स्ट, बैरियर रीफ की विशेषता क्या है? तो जो बैरियर रीफ होती है ये तट से थोड़ा दूर होती है और समांतर होती है। और तट से दूर और लेगून के क्या होती है? इसमें क्या बनता है? लेगून बनता है। तट और इस बैरियर रीफ के बीच में क्या रहता है? लेगून रहता है। तो ये तट से दूर बनती है और बीच में क्या होता है? लेगून होता है। एटोल क्या है? तो एटोल है जो वृत्ताकार रीफ है जिसमें क्या हो? लेगून हो। तो जो एटोल होती है अगर उसकी बात की जाए तो वो किस तरह की होती है? उसकी आकृति कुछ इस टाइप की रहती है। तो जो एटोल है वो किस तरह की रहती है? उसकी रीफ की आकृति इस टाइप की रहती है। तो एटोल है वो गोलाकार पिरवाल संरचना होती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिरवाल भित्तियों के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो पिरवाल भित्तियों के लिए जो आदर्श तापमान है वो कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। पिरवाल भित्तियों के लिए जल कैसा होना चाहिए? तो पिरवाल भित्तियों के लिए जो जल है वो स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। पिरवाल भित्तियां गहरे समुद्र में क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि गहरे समुद्र में प्रकाश की कमी होती है, इसलिए जो पिरवाल भित्तियां हैं वो गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती। तो प्रकाश की कमी के कारण पिरवाल भित्तियां गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की कमी के कारण शैवाल जीवित नहीं रहते। कोरल और शैवाल का संबंध कैसा है? तो जो कोरल और शैवाल हैं ये क्या है? सहजीवी हैं। क्या है? सहजीवी हैं। दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? लाभ देते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या है? तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग का खोना। ताप पड़ने से जो कोरल होती है वो अपने रंग को खो देती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं।
नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? तो जो समुद्री ताप में जो वृद्धि है वो कोरल ब्लीचिंग का क्या है? मुख्य कारण है। प्रवाल भित्तियां समुद्री तटों को किससे बचाती है? तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो समुद्री तटों को लहरों के कटाव से बचाती हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो समुद्री तटों को किससे बचाती हैं? लहरों के कटाव से बचाती हैं। प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है प्रवाल भित्तियों के, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। तो जो प्रवाल भित्ति होती है इनमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसी कारण प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन कहते हैं। प्रवाल भित्तियां किस प्रकार की चट्टान बनाती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां हैं ये किस प्रकार की चट्टान बनाती हैं? तो ये अवसादी चट्टान बनाती हैं। प्रवाल भित्तियां किस प्रकार के समुद्र में अधिक मिलती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां वो उष्णकटिबंधीय समुद्र में अधिक मिलती है। तो ये कहां पर पाई जाती हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये सबसे ज्यादा होती है, अक्षांशों के बीच में। तो जो प्रवाल भित्ति किस प्रकार के समुद्र में अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कोरल का मुख्य भोजन क्या है? तो जो कोरल का मुख्य भोजन है वो क्या है? प्लवक। ये किसको खाते हैं? प्लवक को खाते हैं। प्रवाल भित्तियां किस प्रकार के जल में पाई जाती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां मीठे जल में नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती हैं? खारे जल में पाई जाती है, और ना ही ठंडे में पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति किस में पाई जाती हैं? खारे जल में पाई जाती हैं, और इनके लिए समुद्र की लवणता वो कितनी होनी चाहिए? 27% से 30% के बीच। कोरल रीफ का निर्माण किन प्रक्रियाओं से होता है? तो जो कोरल रीफ है उसका निर्माण जैविक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं का क्या है? परिणाम है। प्रवाल भित्तियों के विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो प्रवाल भित्तियों के विकास का मुख्य कारण तापमान वृद्धि भी है, प्रदूषण भी है, और मानवीय गतिविधियां। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोरल किस वर्ग से संबंधित है? अगर कोरल की बात की जाए तो कोरल किससे संबंधित है? स्ट्रेडिया से। किससे संबंधित? स्ट्रेडिया से संबंधित है। प्रवाल भित्तियां किसके लिए आवास प्रदान करती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो केवल मछलियों के लिए, या पक्षी के लिए, या समुद्र के, ना तो केवल पक्षी के लिए, ना मछलियों के लिए, ना मनुष्य के लिए, किसके लिए करती हैं? जो विभिन्न समुद्री जीव होते हैं उन सब के लिए क्या करती हैं? आवास प्रदान करती हैं। तो मछलियों के लिए भी, पक्षी के लिए, सब के लिए, जितने भी विभिन्न समुद्री जीव होते हैं उन सब के लिए क्या करती है? प्रवाल भित्ति आवास प्रदान करती है। तो प्रवाल भित्ति कई समुद्री जीवों का क्या है? घर है। कोरल रीफ का वैश्विक महत्व क्या है? तो ये जैव विविधता का क्या करती है? संरक्षण करती है। क्या करती हैं? ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं, अर्थात जैव विविधता का क्या करती हैं? संरक्षण करती है। कोरल की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से कोरल क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। तो इसलिए कोरल की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्योंकि शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश से। प्रवाल भित्तियों का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो ये तटीय सुरक्षा देते हैं और जैव विविधता पाई जाती है। तो जो प्रवाल भित्ति क्या होती है? तटीय सुरक्षा देती है और क्या होती है? जैव विविधता को बढ़ाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।